मैं अभी रास्ते में बंधु तिर्की जी को बता रहा था कि 18 राज्य में घूमते घामते प्रचार करते हुए अब ये 19वें राज्य में पहुंचा और 18 राज्यों में, जिसमें गुजरात शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, राजस्थान जो मेरा अपना राज्य है वो शामिल है, असम शामिल है, सब जगह एक 3 भावनाएं मुझे देखने को मिली। पहली भावना गुस्से की, वोटर के मन में गुस्सा है। दूसरी भावना दुख की, दुखी भी है लोग। और तीसरी भावना चिंता और भय की है। और इन तीनों भावनाओं का विश्लेषण मैं बड़ा संक्षिप्त रूप में करूंगा। गुस्सा इसलिए है कि 10 साल जिस पार्टी को मौका दिया, जिस व्यक्ति को वोट के माध्यम से नवाजा और आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। वोट क्या होता है? वोट निवेश होता है। हर वोटर एक इन्वेस्टमेंट करता है। तो 10 साल के बाद अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्या है ये पूछने की कोशिश भी करता है तो उसको लताड़ दिया जाता है, उसकी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। अब मैं और आप कहीं पैसा अगर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उम्मीद करेंगे कि उसका रिटर्न आएगा, और रिटर्न नहीं आएगा तो जवाब तो आएगा, साहब इस कारण से रिटर्न लेट हो गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री शहंशाह नरेंद्र मोदी जी वो वाकई अपने आप को अब भगवान से ऊपर मानने लगे। ये मैं नहीं कहता, वो खुद कहते हैं आजकल इंटरव्यू दे देकर कि मैं तो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो अवतार हूं। अब कोई भगवान से अपने आप को ऊपर बता दे तो मुझे तो हंसी आ रही है, आपको भी हंसी आ रही होगी। और जब से प्रधानमंत्री ने ये इंटरव्यू देने शुरू किए हैं, हमारे साथी एक हैं, आप सबके भी चहेते हैं, कपिल शर्मा, उनके शो की टीआरपी एकदम खत्म हो गई क्योंकि सारा मनोरंजन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ऐसा मनोरंजक आदमी जो अपने आप को अवतार मानता हो, अच्छा बेचारे नड्डा जी ने उस दिन इंटरव्यू दिया और कहा कि ये नरों के इंद्र तो हैं ही, सुरों के भी इंद्र हैं, सुरेंद्र भी हैं, नरेंद्र भी हैं, विष्णु के अवतार हैं। फिर हमारे एक और दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, संबित पात्रा जी। अब मैं उड़ीसा से ही आ रहा हूं। उड़ीसा में जो गुस्सा है लोगों के मन में, संबित पात्रा जी ने कह दिया कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त हैं। बताइए, भगवान के भक्त तो इंसान होते हैं, हमने सुना है, हम सब हैं। भगवान किसी इंसान का भक्त हो जाए, ये कभी सुना है आप? तो ये अहंकार जो इस पार्टी में आ गया है, शहंशाह में आ गया है, उसके तमाम प्यादों में आ गया है, उसको देखकर भी लोगों के मन में गुस्सा है। वादे सब करते हैं, हर पार्टी आती है तो अपनी बात रखती है कि साहब हमें चुनाव जिता दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे। उसमें से कुछ वादे पूरे हो पाते हैं, कुछ कई बार नहीं भी हो पाते। ईमानदारी से आके बोलना चाहिए कि साहब मैंने ये 10 वादे किए थे या 20 वादे किए थे या 100 वादे किए थे, उसमें से मैंने इतने पूरे किए और इतने में इस कारण से पूरे नहीं कर पाया। लेकिन भगवान से बढ़कर जो आदमी है वो आपको क्यों जवाब देगा? बताइए, आप भी कमाल की उम्मीद लगाकर बैठे हैं भगवान के अवतार से। गुस्सा नौजवानों में बहुत ज्यादा दिखा, गुस्सा मध्यम वर्ग में बहुत ज़्यादा दिखता है, जिसकी ईएमआई देने की क्षमता कम होती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, घर में बेरोजगार भाई बहन बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। ये सब देखकर घरों में भी एक गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है। आदिवासियों के साथ जो धोखा पिछले 10 साल में हुआ है, आप दोस्ती हम सबकी होती है, बड़े लोगों से, छोटे लोगों से, बराबर के लोगों से, जिसको आप जैसा बोलना चाहो बोल दो। अडानी जी बहुत बड़े हैं, बड़े दोस्त हैं इनके। टेम्पो भर भर के पता नहीं कहां से क्या जा रहा होता है, पता नहीं, हमारे पास तो अभी तक आया नहीं। आपने आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन अपने दोस्त पर लुटा दी। 16 लाख करोड़ अपने उद्योगपति दोस्तों पर लुटा दिया। इस देश का पैसा है, मेरा और आपका पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, हमारी बचत जो बैंकों में है वो पैसा है। इतनी महंगे दोस्त
भगवान के अवतार हो, इतने महंगे दोस्त रखते हो, आप हो कौन? नौजवान, किसान, आदिवासी, छोटा व्यापारी, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा लोग सब क्रोधित हैं, सबके मन में गुस्सा है। 1 घंटे में 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं, गुस्सा जायज है। 1 दिन में 24 घंटे में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार होता है इस देश में, सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा, मुझे भी आ रहा है, जायज है। लेकिन शहंशाह प्रचार पे निकले हुए हैं, सवालों के जवाब नहीं देंगे, इन आंकड़ों के जवाब नहीं देंगे। कोई पूछेगा तो वो देश विरोधी है, कोई ज्यादा पूछ ले, बंधु जी पूछ ले ज्यादा तो बोलेंगे पाकिस्तान जाओ, और ज्यादा कोई करेगा तो जेल में जाओ। हमारे यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में बैठा दिया। क्यों? क्योंकि आदिवासी अस्मिता है, वो झुकेंगे नहीं इनके सामने, ये बात शहंशाह जानता है। तो जो झुकता नहीं है वो सलाखों के पीछे चला जाता है। क्या कसूर है उनका कि वो आदिवासी हैं, कि वो इनके आगे झुकता नहीं, झुकते नहीं हैं? कारण बताइए। दुख दूसरी भावना, दुख इस बात का है कि जिसको खुदा माना वो पत्थर भी नहीं निकला। धोखा, देश का राजा जब देश को धोखा देता है तो आने वाली पीढ़ियां तक बर्बाद हो जाती हैं। यही हो रहा है इस देश में। कोई कुछ पूछ ले तो दाएं बाएं की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, साउथ वर्सेस नॉर्थ की बात करेंगे। कब तक आप लोगों का ध्यान बांटोगे? तो दुख भी जायज है लोगों को। और एक भय है, एक चिंता है। चिंता क्या है? चिंता ये है कि शायद ये आखिरी चुनाव होगा। अगर ये जीत गए किसी गलती से तो इसके बाद चुनाव नहीं होंगे, संविधान खत्म कर दिया जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर का। और इस संविधान से नरेंद्र मोदी की पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को, खुद को क्या दुश्मनी है, ये इतिहास आप पढ़ लीजिए। इन लोगों ने, इनके वैचारिक पूर्वजों ने संविधान की प्रतियां जलाई हैं। ये इतने खिलाफ रहे हैं संविधान के, ये आरक्षण के खिलाफ हैं। तो जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि आदिवासियों के साथ न्याय होना चाहिए, दलितों के साथ न्याय होना चाहिए, पिछड़ों के साथ न्याय होना चाहिए, तो इन्हें बड़ी चिढ़ मचती है। फिर ये राहुल गांधी के खिलाफ अरबों रुपए खर्च करके दुष्प्रचार करते हैं। पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं ये लोग। पैसा बहुत है इनके पास। इनके दोस्त टेम्पो भर भर के पैसे भेजते हों तो उनको क्या कमी है? टेम्पो का एड्रेस एक ही होता है बस, कि कहाँ जाना है, वो माल एक ही जगह उतरता है। चिंता इस बात की है कि इनके अपने नेता लल्लू सिंह, अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, दिया कुमारी, अरुण गोविल, मैं कई नाम गिना सकता हूं, जो खुलकर बोलते हैं कि 400 सीटें दीजिए, संविधान बदलना है। क्यों बदलना है संविधान? जो थोड़े से भी हक हैं आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के, वो भी आप छीन लेंगे। कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। कोई आंख उठाकर देख ले इस संविधान की तरफ, जवाब दिया जाएगा। और उस जवाब देने के लिए आपके पास हम आए हैं। आप सबका सहयोग चाहिए, झारखंड का सहयोग चाहिए। इस देश की रक्षा करने के लिए झारखंड ने कई जवान सीमाओं पर कुर्बान किए हैं। आज फिर इस देश को रक्षा की जरूरत है, संविधान को रक्षा की जरूरत है, झारखंड की जरूरत पूरे देश को है। राहुल गांधी ने 2 यात्राएं निकाली, बहुचर्चित यात्राएं थी। आप में से कुछ लोगों ने शायद उसमें भाग भी लिया होगा। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इन दोनों यात्राओं का एक निचोड़ था हमारा न्याय पत्र, हमारा मैनिफेस्टो, हमारा घोषणा पत्र। नाम ही उसका न्याय पत्र है। और ये हमारे प्रधानमंत्री, ऐसी डिग्री मैंने कभी सुनी नहीं, आपने सुनी हो तो बताओ। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA किए हुए हैं, कभी सुना ही नहीं होगा इस डिग्री का नाम। ये ऐसी डिग्री, चमत्कारी डिग्री है जिसमें आप किसी का मैनिफेस्टो बिना पढ़े
उसके बारे में कुछ भी झूठ बोल लेते हो, जैसा कि ये बोल रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लेते प्रधानमंत्री जी, तो आपको समझ में आता कांग्रेस क्यों 75 में से 55 साल सरकार में रही है। क्योंकि नीयत अच्छी है, आदिवासियों के पक्ष की नीयत है, दलितों के पक्ष की नीयत है, पिछड़ों के पक्ष की नीयत है, किसानों के पक्ष की नीयत है, मध्यम वर्ग और व्यापारी के पक्ष की नीयत है, महिलाओं के पक्ष की नीयत है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा हो। सबके साथ, सबका साथ निभाया और सबके लिए कुछ न कुछ कोशिश की करने की। ये है हमारा मैनिफेस्टो, हमारा न्याय पत्र। पिछले 10 साल में जो अर्थव्यवस्था पर चोट हुई है, घरों की स्थिति खराब है, हमारे बजट की स्थिति खराब है, तो महालक्ष्मी योजना पूरे देश में जो 18 राज्यों में मैं घूमकर आया हूं, बहुत ही उसके बारे में चर्चा हो रही है। महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया प्रति वर्ष आए, यह जानकर लोग बड़े खुश हैं। पहली नौकरी पक्की, भर्ती भरोसा, ये सब बातें लोगों में चर्चा का विषय बन गई। 30 लाख पद खाली पड़े हैं, 10 साल आपने भरे नहीं। क्यों नहीं भरे? क्यों? क्योंकि उस 30 लाख में से आपको डर था कि कहीं आदिवासियों के पास न चला जाए, दलितों के पास न चला जाए, पिछड़ों के पास न चला जाए। क्यों? आप क्यों इतने खिलाफ हैं इन तीनों वर्गों? ये पद अगर आप भर देते तो कितने लाख लोगों के और कितने लाखों परिवार चल पड़ते, अर्थव्यवस्था उनकी सुधर जाती। लेकिन इन्होंने जानबूझकर ये 30 लाख पद नहीं भरे। राहुल गांधी का वादा है ये 30 लाख पद भरेंगे, 15 अगस्त से शुरू कर देंगे। किसानों के विषय में यहां चर्चा हुई है पहले भी, एमएसपी का कानून, ये तमाम जो हमारी गारंटी है, इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और इसीलिए मोदी जी घबराए हुए हैं, इसीलिए आप लोगों को इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, एक चैनल को 4-4 इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू देने का वक्त खत्म हो गया। 10 साल जब आपको मिले, आपने क्या किया उसका? ये सवाल जायज़ है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। अब मैं झारखंड के लोगों से आपके माध्यम से यह आग्रह कर रहा हूं कि जो पार्टी, जिस पार्टी का दिल आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए धड़कता है, उस पार्टी को मौका दीजिए। खड़गे साहब प्रचार करने के बीच में एक दिन बैठक की उन्होंने, राहुल जी भी थे उस बैठक में, और ये तय हुआ कि देश की स्थिति वाकई बहुत ख़राब है पिछले 10 साल में जो हालत हुई। तो 5 किलो अनाज को 10 किलो अनाज करने की घोषणा की उन्होंने। यह आवश्यक है और ये कोई एहसान नहीं है देश के लोगों पर, ये हक है उन लोगों का जिनको 10 साल चोट पर चोट नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। ये गारंटी भी कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 दिन पहले खड़गे साहब ने दी है और इसकी भी चर्चा पूरे देश में होनी शुरू हुई है। अब आपके सवाल में लेना चाहूँगा। खेड़ा साहब, आपने सबसे पहले जिस गुस्से की बात कही, युवा गुस्से में है, किसान गुस्से में है, मध्यम वर्ग गुस्से में है, लेकिन कांग्रेस की एक जो स्ट्रेटेजी झारखंड के चुनाव में नजर आई, उससे मेरे हिसाब से झारखंड के मीडिया कर्मी भी गुस्से में है कि आपके बड़े नेता जब आते हैं वो सभाओं से मीडिया पर निशाना साधते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चाहते हैं कि मीडिया आपकी बातों को जनता तक भी ले जाए। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं। हमारे बड़े नेता, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, हमारे बड़े नेता जब मीडिया पर निशाना साधते हैं तो मीडिया के मालिकों पर ज़रूर निशाना साधते हैं, रिपोर्टर्स पर तो साधने की कोई चांस ही नहीं, कोई कारण ही नहीं है। आप लोग अपनी नौकरी बड़ी निष्ठा से करते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं भी कभी पत्रकार था, मुझे मालूम है आप लोगों की मेहनत क्या होती है। लेकिन जो हमारे अखबारों के और मीडिया हाउसेस के मालिक हैं, कहीं ना कहीं वो दबाव में है। कम से कम राष्ट्रीय मीडिया के बारे में मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ। और अगर हम उन पर सवालिया निशान उठाते हैं तो हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये करते हैं। आपको भी उतनी ही चिंता है लोकतंत्र की जितनी मुझे है, शायद मेरे से ज़्यादा आपको होगी, क्योंकि अगर लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा तो ये सब जो हो रहा है ये सब बंद हो जाएगा। आप संघर्ष करेंगे ईएमआई के लिए, बंधु जी, शिल्पा जी, मैं, ज्योति भाई, राजेश जी, हम लोग सब जेल में होंगे, हम बाहर नहीं होंगे। तो क्या ऐसी स्थिति को रोका जा सकता है? जी हाँ, रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? कि मीडिया के मालिकों पर को भी आईना दिखाया जाए। और ये आईना दिखाना आसान काम नहीं होता। मीडिया के मालिक बड़े मजबूत लोग हैं, बड़े संपन्न लोग हैं, उनकी ताकत बहुत है, लेकिन लोगों की ताकत से कम है। कितने ही बड़े बड़े अडानी अंबानी आ जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लोगों की ताकत, एक कैमरा जिसके हाथ में है उसकी ताकत एक गौतम अडानी की ताकत से कहीं ज़्यादा होती है। उसकी ताकत बची रहे, बनी रहे, ये संघर्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। पवन जी, सवाल है कि आपके मैनिफेस्टो की आपने बात किया, लेकिन जनता तक मैनिफेस्टो नहीं पहुंचा। आपने भी मैनिफेस्टो की बात की, आखिर जनता मैनिफेस्टो की ना चर्चा करी, 5वां चरण खत्म हो चुका है, आखिर क्यों नहीं पहुंच रहा आप लोग जनता तक मैनिफेस्टो? देखिए, मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो का सबसे ज़्यादा प्रचार अगर किसी एक आदमी ने किया इस देश में तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके लिए हम उनके बड़े बड़े शुक्रगुजार हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा था नहीं कि इतना प्रचार कर सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये सुनिश्चित कर दिया कि हमारे मैनिफेस्टो के बारे में लोगों के मन में कौतूहल रहे, लोगों के मन में जिज्ञासा रहे, और लोग उस मैनिफेस्टो में ढूंढने कि मंगलसूत्र कहाँ लिखा है जी, हिंदू मुसलमान कहाँ लिखा है जी। लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा, उसमें कहीं मंगलसूत्र का जिक्र नहीं था, हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं था, उसमें तो न्याय और समानता की बात थी। तो मैं ये मानता हूं कि हमारे पास पैसे इतने नहीं हैं जितने कि एक राजनीतिक दल के पास चुनाव लड़ने के लिए, प्रचार करने के लिए और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए होने चाहिए। उतने पैसे हमारे पास नहीं है। वो टेम्पो मैंने आपको बताया एक ही एड्रेस पे जाता है। पवन जी, सवाल है, जैसे जब भी कांग्रेस कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है या मंच से संबोधन कर रही है, तो आप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप जिन मुद्दों के साथ आगे बढ़े हैं वो आप जनता तक पहुंचाने में आप सफल हुए हैं। बीजेपी अभी तक के चुनाव के आधार पर कह रही है कि 320 सीटें फाइनल हो चुकी हैं। मैं इसमें एक बात को और जोड़ना चाहता हूँ, जिस जनता तक आप अपने बात को सफल मान रहे हैं वहाँ पे हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, फिर आलमगीर आलम और 2 मंत्री को झारखंड में और ईडी का समन। आपको लगता है कि इन सबके बीच में आप जनता के बीच में विश्वास जीतने में सफल हो सके हैं, या फिर से एक सवालिया निशान खड़ा हो गया कि जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की आप बात कर रहे हैं, फिर इतने समन क्यों और इतनी पूछताछ क्यों? यही बात, ये समन और ये गिरफ्तारी की बात अगर आज से 5 साल पहले हुई होती तो शायद मैं आपके सवाल को सही मानता और मैं कहता कि हाँ, सवालिया निशान है। पिछले 10 साल में और विशेष तौर पे पिछले 5 साल में एजेंसीज को एक तरह से एनडीए गठबंधन का एक बड़ा सक्रिय सदस्य बना दिया गया है। उसके बाद विश्वसनीयता एजेंसीज की लगभग समाप्त हो चुकी है। मुझे बताइए, हेमंत सोरेन जी तो गिरफ्तार होंगे, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन जाएगा असम का, जिसके खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया था भारतीय जनता पार्टी ने आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले। श्वेत पत्र में था कि साहब ये नारदा में संलिप्त हैं, शारदा में संलिप्त है, ये पानी के जो घोटाला है जल योजना का उसमें है, इरिगेशन में है, सब में हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम भारतीय जनता पार्टी ने डाला था। आज हेमंता बिस्वा शर्मा उनका डार्लिंग हुआ है। प्रफुल्ल पटेल, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी हाथ नचा कर बोलते थे 2014 में, 19 में कि दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं, इकबाल मिर्ची से रिश्ते हैं। प्रफुल्ल पटेल आज कहाँ है? प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठे हैं, सरकार का हिस्सा हैं, राज्यसभा में हैं। अब प्रफुल्ल पटेल जी दाऊद इब्राहिम के चहेते नहीं है, उनकी दोस्ती नहीं है। या तो प्रधानमंत्री जी ने तब झूठ बोला तो माफी मांगे हम सबसे और प्रफुल्ल पटेल जी से भी, या सच बोला तो प्रफुल्ल पटेल जी उनके पड़ोस में क्यों बैठे हैं, उनके साथ क्यों हैं। अजीत पवार, 80,000 करोड़ का घोटाला प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ नचा के बोला था। क्या हुआ? अब अजीत पवार उनके साथ हैं, उप मुख्यमंत्री हैं उसी सरकार के जिसमें भाजपा भी है, और केस बंद हो गया, बाय द वे, फाइल क्लोज। छगन भुजबल, कितने नाम गिनाऊं साहब। इसलिए एजेंसीज की विश्वसनीयता समाप्त कर दी नरेंद्र मोदी जी ने। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। सत्यजीत, राहुल गांधी ने एक्स पे पोस्ट किया है कि आजकल जिस तरह से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति बात करे तो उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। तो कांग्रेस इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहती है? इनडायरेक्टली थोड़ी बोला है, तो डायरेक्टली बोला। हाँ, तो बताइए ना डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं। मतलब देखिए, कोई अपने आप को भगवान का अवतार कहने लग जाए तो आपको हंसी आएगी या नहीं आएगी? और अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात करे, चलो दोस्तों में आपस में गपशप में बोल दी मैंने कि बंधु जी मैं तो भगवान का अवतार हूं, तो बंधु जी कहेंगे चलो वेरी गुड, चलो चाय पीते हैं, गपशप लगा देते हैं।
देश का प्रधानमंत्री देश के जिम्मेदार मीडिया को इंटरव्यू के वक्त कहता है मैं भगवान का अवतार हूं, तो साहब कहीं कुछ दिक्कत तो है। सर आलमगीर आलम जी पर कार्रवाई कब करेगी? अरे तथ्य सामने आए नहीं, इनकी एजेंसियां शुरू कर देती हैं कांड, कुछ न कुछ करती रहेंगी, आप सोचते हैं हमें उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्यों? हमें तो ये बताइए हेमंता बिस्वा शर्मा पर एक्शन कब होगा, प्रफुल्ल पटेल पर कब होगा, अजीत पवार पर कब होगा, छगन भुजबल पर कब होगा? आप कुछ निशिकांत दुबे जी के लिए पूछ रहे थे, पूछिए। एक एक करके बयान दे देते हैं कि ईडी कार्रवाई करने वाली है, क्या कहेंगे? ये सवाल की मैं इंतजार कर रहा था, अगर आपने नहीं पूछा होता तो मैं बोलता ये बात। जब कोई वीआईपी निकलता है सड़क पर तो आगे एक पायलट गाड़ी निकलती, फिर पीछे मालूम पड़ जाता है कि वीआईपी आ रहा है। ऐसे हमारे ये जो निशिकांत दुबे हैं ना, बीजेपी की ये जो एजेंसियां हैं इसके पायलट हैं, पहले ही बता देते हैं कि साहब अब यहाँ कार्रवाई होने वाली है, यहाँ रेड होने वाली है। इन्हें कैसे मालूम? ये साबित करता है मेरी बात को, हम सब की बात को, कि ये सब मिली भगत और जुगलबंदी से चल रहा है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स निशिकांत दुबे जी की पार्टी के गठबंधन के सबसे अग्रिम पंक्ति के सदस्य हैं। सर आलमगीर ने उनको लेकर जामताड़ा में प्रदेश अध्यक्ष का विरोध हुआ है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ही द्वारा। अब आपको क्या मालूम किसने क्यों विरोध किया और किसने करवाया? हमें भी सब मालूम रहता है। अभी रुकिए, इंतजार करिए, चुनाव हो जाने दीजिए, बहुत जवाब मिलेंगे आपको। 2019 में राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान बेरोजगारी भत्ता देने का बाद कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दिया था, और इस बार भी आप लोग कर रहे हैं। तो क्या 2019 के राज्य विधानसभा की तरह इस बार का भी अगर चुनाव जीतेगी कांग्रेस तो इसी तरह का? राहुल गांधी के मुंह से निकला हुआ शब्द पत्थर की लकीर है। आप तेलंगाना में जाकर चेक कर लीजिए, आप कर्नाटका में जाकर चेक कर लीजिए, आप हिमाचल में जाकर चेक कर लीजिए, आप अशोक गहलोत जी की सरकार में 5 साल में क्या क्या जो कहा वो किया, उससे ज़्यादा करके दिखाया वो देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में 16 महीने की सरकार थी, वहाँ देख लीजिए। और छोड़िए इस सब बातों को, 10 साल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, राहुल गांधी मंत्री नहीं थे, सिर्फ एक सांसद थे, लड़ झगड़ कर किसानों का 74,000 करोड़ माफ करवाया, नरेगा लागू करवाया, भूमि अधिग्रहण कानून लागू करवाया, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के लिए लड़ पड़े, बड़े बड़े उद्योगपतियों से लड़ पड़े और उनका काम नहीं होने दिया। ये राहुल गांधी है। इसीलिए तो हम अंधे होकर उनके पीछे चलते हैं। हमें मालूम है कि अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो पत्थर की लकीर है। सर कांग्रेस के एजेंडा में भी राम मंदिर है कि आपके सहयोगी नेता ने कहा है कि अगर कांग्रेस आती है पावर अच्छे से निर्माण करवाया जाएगा राम मंदिर का? देखिए, राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है, 1949 से कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड रहा, उस पर ना हम इधर गए ना उधर गए। क्या स्टैंड था? वो स्टैंड ये था कि अगर आपसी सुलह से बात नहीं बनती तो अदालत का निर्णय सर्वमान्य होगा। जब हम ये कहते थे तो अडवाणी जी कहते थे अरे अदालत का क्या काम, ये तो आस्था का विषय है। फिर जब समझ में आया उन्हें कि लोकतंत्र में अदालत का काम होता है, फिर वो भी माने, अटल जी भी माने, स्वर्गीय अटल जी, और फिर मोदी जी को भी मानना पड़ा कि हाँ ये अदालत का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। जब ये अदालत का निर्णय आया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, भाजपा ने बैठक बाद में की थी, कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, उसमें हमने अदालत के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि ये विवाद को खत्म करने में जो अदालत ने निर्णय दिया है वो हमें स्वीकार है। नरेंद्र मोदी जी बिना होमवर्क किए जब टिप्पणी करते हैं तो मुंह की खानी पड़ती है और फिर लोग कहते हैं साहब कुछ गड़बड़ है, प्रधानमंत्री को कुछ आराम करना चाहिए। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in